ओके, अभी बज रहे हैं रात के लगभग 1:10। इट्स इवन वन मोर देन 1 o'clock इन द नाइट। सो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली सीए, इंटर सीए, आईपीसीसी के स्टूडेंट्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। सुबह से जितने भी मुझसे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे, तो उसमें कुछ कॉमन डाउट ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में। सर हमें डिविडेंड किस पे निकालना है, परचेज पे निकालना है, राइट इशू, बोनस इशू पे निकालना है कि नहीं निकालना है। मतलब मैंने जितने अभी तक डाउट्स देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाले चैप्टर में आए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स से डाउट आ रहे हैं, मुझे मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली उनसे भी आ रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस, और मैं आपको एक क्विक रिकैप कर देता हूँ पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का। जो स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे फास्ट ट्रैक है चाहे रेगुलर, उनको पता होगा कि हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब पढ़ रहे थे तो हमने कुछ रूल्स बनाए थे। मैं उन सारे के सारे रूल्स को एक बार क्विकली रिवाइज करवा लेता हूँ। ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सिर्फ एक क्विक रिकैप रहेगा। सिर्फ मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगेगा। हो सकता है शायद ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। शेयर जरूर सबके साथ करना। चलिए, इंपॉर्टेंट है, अपन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय लेंगे। पूरा का पूरा अपन क्विक रिकैप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। मैंने कुछ रूल्स सेट किए हैं, उन रूल्स को मैं एक एक करके पढ़ते जा रहा हूं। सबसे पहले रूल नंबर 1, व्हेन द सेम शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज आर परचेज ऑन डिफरेंट डेट्स। आपको पता होगा कि एक ही क्वेश्चन में वो शेयर्स भी देता है ना, सॉरी, एक ही क्वेश्चन में वो बताता है कि शेयर हमने अलग अलग डेट पे परचेज किए हैं, डिवेंचर्स हमने अलग अलग डेट पे परचेज किए हैं, बॉन्ड्स हमने अलग अलग डेट पे परचेज किए हैं। तो सेम शेयर्स, डिवेंचर्स और सिक्योरिटीज आर परचेज ऑन डिफरेंट डेट्स एट डिफरेंट प्राइसेस। मैंने बॉन्ड परचेज किया अलग अलग रेट पे, अलग अलग डेट पे, ठीक है। देन वी शैल कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर शेयर, पर डिवेंचर, पर सिक्योरिटी टू कैलकुलेट द गेन लॉस ऑन सेल। देखिए, अगर मैंने बॉन्ड परचेज किया अलग अलग डेट पर, डिबेंचर परचेज किया अलग अलग डेट पर, और आगे चल के मैंने कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेच दिए हैं, तो मैं बेच जब रहा हूं और जब मैंने खरीदे थे तो अलग अलग रेट पे खरीदे थे, तो मुझे फीफो नहीं करना है, मुझे वेटेड एवरेज करना है। जब मैं कैलकुलेट करूंगा गेन ऑन सेल और लॉस ऑन सेल, तो मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल के गेन ऑन सेल और लॉस ऑन सेल निकालूंगा, ठीक है ना। ये था अपना रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मैं ज्यादा नीचे के एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। रूल नंबर 2, व्हेन द इन्वेस्टर गेट्स बोनस इक्विटी शेयर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता होगा कि शेयर्स के ऊपर हमें बोनस मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स वुड गेट इंक्रीज, हाउएवर द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू विल नॉट बी इंक्रीज। आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी हमें शेयर्स के ऊपर बोनस मिलेगा तो जो कॉलम हम अलग अलग बनाते हैं उसमें नंबर्स वाले कॉलम में वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट अमाउंट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं होगा। While selling the shares after getting bonus, the gain loss shall be difference between sale price and average cost per share। पर आपने मान लीजिए ओरिजिनल 10,000 शेयर परचेज किए, 10,000 के ऊपर आपको 5,000 शेयर्स का बोनस मिला, कुल मिला के हो गए 15,000। अब जो 15,000 की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी ओरिजिनल जो कि आपने शेयर्स खरीदे उसके बेसिस पे आपकी एवरेज कॉस्ट निकलेगी। जब आप आगे चल के शेयर बेचते हो, पता नहीं कौन से बेचो, आप बोनस वाले बेचोगे या ओरिजिनल वाले बेचोगे, तो गेन लॉस निकालने के लिए आपको एवरेज कॉस्ट पर शेयर चाहिए। एवरेज कॉस्ट पर शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर जो आपने एक्वायर किए थे इनटू प्राइस पर शेयर प्लस बोनस नंबर्स, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है ना। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विथ बोनस, ठीक है। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द इन्वेस्टर इज एलिजिबल फॉर राइट इशू शेयर्स। हाँ, इस पे मुझे कुछ डाउट्स आए हैं। अगर इन्वेस्टर राइट इशू शेयर्स के लिए एलिजिबल है तो पहला केस बनता है इफ वी सब्सक्राइब द राइट इशू। अगर हम राइट इशू को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्या होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड गेट इंक्रीज। सही बात है, इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी अमाउंट कॉलम में और नंबर कॉलम में। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स विल बी इंक्रीज, क्वांटिटी बढ़ जाएगी नंबर कॉलम में। देयरफॉर वी नीड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर आफ्टर राइट इशू। फिर आगे चल के अगर मान लो शेयर्स बेच रहा है तो गेन और लॉस निकालने के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, एवरेज कॉस्ट पर शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सीधी बात है, हम अगर मान लो कभी भी गेन और लॉस निकाल रहे हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट पर शेयर चाहिए। इंपॉर्टेंट यहां पर है, मुझसे 2-3 बच्चों ने डाउट पूछा, इफ वी आर नॉट सब्सक्राइबिंग द राइट इशू, अगर हम राइट इशू नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम अपने राइट को किसी और को बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जनरल रूल ये है कि जो भी सेल प्रोसीड आएगी उसको आप P&L में डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। मतलब जो सेल प्रोसीड आएगा आप उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखोगे। हाँ, एक्सेप्शनल रूल क्या है, एक्सेप्शनल रूल ये है कि अगर राइट इशू का आपने अवेल नहीं किया और आपने बेच दिया ये राइट और आपको पैसा मिला, और उसके बाद
राइट इशू होने के बाद आपके ओरिजिनल शेयर्स जो आपके पास रखे थे, आपने राइट सब्सक्राइब नहीं किया पर ओरिजिनल शेयर्स आपने रखे थे, उन ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू मार्केट में गिर गई। मान लीजिए आपने 60,000 में परचेज किए थे, उनकी मार्केट में वैल्यू 50,000 रुपए हो गई। इफ द ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर्ड ऑन कम राइट प्राइस, आपने ओरिजिनल शेयर्स कम राइट प्राइस पे खरीदे थे, एंड आफ्टर द राइट इशू मार्केट प्राइस गेट लोअर देन the come right price, then treat the sale proceeds as recovery towards the cost and credited to investment। ऐसे केस में अगर आपके ओरिजिनल शेयर्स की मार्केट प्राइस राइट इशू के बाद गिर जाती है तो जो सेल प्रोसीड आपको मिला है आप उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करोगे। ये मान लोगे कि आपको जो सेल में आपने जो राइट बेचा उससे जो आपको पैसे मिले, बेसिकली इट इज अ रिकवरी अगेंस्ट दैट डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस। तो ये वाले ऊपर मुझे 2-3 डाउट्स आए हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बस रूल क्या याद रखना है, अगर आपके ओरिजिनल शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिर जाती है आफ्टर राइट इशू तो आपको सेल प्रोसीड्स, राइट इशू का जो सेल प्रोसीड था वो P&L में डाल के आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है, क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के कॉलम में डालना है। रूल नंबर 4, इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। याद रखना, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, डिबेंचर्स बॉन्ड सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड निकलेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आप टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे निकालोगे, मतलब आप मंथ वाइज निकालोगे, 6-6 महीने का आप निकालोगे। हो सकता है आपने कम वैल्यू पे परचेज किया हो, एक्स वैल्यू पे परचेज किया हो, आप 6-6 महीने का निकालोगे। आप याद रखना 6 मंथ्स बेसिस पे निकालोगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में वो बोलता है कि इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलेगा। अगर वो इंटरेस्ट बोल रहा है कि साल में 2 बार नहीं मिलेगा, साल में 1 बार मिलेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे 12 महीने का निकालो। पर डिविडेंड का याद रखना, डिविडेंड भले आपने शेयर बीच में कहीं पर परचेज किया है, आपका डिविडेंड आपको पूरे साल भर का मिलेगा। आपको डिविडेंड मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करनी है। बट डिविडेंड इनकम शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस ओनली अनलेस इट इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो मंथ वाइज होता है। मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो मंथ वाइज करनी पड़ेगी। जनरली 6-6 महीने का इंटरेस्ट निकलता है। वो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 6 मंथली बेसिस, डिविडेंड का वो नहीं बोलेगा 6 मंथली या कुछ भी। और डिविडेंड के केस में अगर आपने इवन शेयर्स बीच में कहीं परचेज किया, आपको पूरे साल भर का डिविडेंड निकालना है। इंटरिम डिविडेंड के केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरिम डिविडेंड के केस में वो आपको रेट जब देगा तो वो 10% लिखेगा, पीछे पर एनम नहीं लिखेगा। अगर पर एनम नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। पर अगर उसने बोला इंटरिम डिविडेंड 10% पर एनम फ्रॉम द पीरियड अप्रैल टू जून, तो सिर्फ आपको 3 महीने का निकालना है इंटू 3/12 करके, ठीक है। फिर रूल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चे अटक रहे हैं जहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं क्योंकि इस रूल को बेसिस पे ही मुझे बहुत सारे डाउट्स आए हैं। If annual dividend is declared and paid, then it must be calculated on the total number of shares held on the date of receipt of dividend। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जब हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो सर हम कौन से शेयर्स पर कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला कि भाई एज ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड आपके पास कितने शेयर्स थे, एक्सेप्ट बोनस अगर आपके पास शेयर थे उसको हटाओ, राइट इशू था उसको हटाओ। अगर करंट ईयर में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो करंट ईयर में डिविडेंड जिस दिन मिल रहा है उस दिन आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें से बोनस वाला शेयर हटा दो, राइट इशू आपको मिला है वो भी हटा दो, बाकी जितने आपके पास शेयर्स हैं उनके ऊपर पूरा डिविडेंड निकलेगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1 जून को हमने 5000 शेयर्स परचेज किए, हमने 1 अगस्त को फिर से अगेन परचेज किए 2000 शेयर्स, फिर हमें 1 अक्टूबर को बोनस मिला, 1 नवंबर को राइट इशू हुआ, 1 दिसंबर को हमें डिविडेंड मिला, 1 दिसंबर को हमें डिविडेंड मिला। तो ऐसे केस में बोनस पे देखो मैंने कट लगाया और राइट इशू पे कट लगाया है, ठीक है। आई बारी बात समझ में। इफ इंटरिम डिविडेंड इज कैलकुलेटेड इन द करंट ईयर, पर अब देखो यहां क्या लिखा है, इंटरिम डिविडेंड, यहां लिखा है इंटरिम डिविडेंड इज कैलकुलेटेड इन द करंट ईयर इन विच बोनस एंड राइट इशू इज मेड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर बोनस एंड राइट इशू, देन इट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग राइट एंड बोनस। सर आपने तो दो बातें बता दी, मैं फिर से बोल देता हूं। आपको ये चेक करना है डिविडेंड कौन सा है, नॉर्मल डिविडेंड है कि इंटरिम डिविडेंड है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम हमेशा नॉर्मल डिविडेंड मानोगे। नॉर्मल डिविडेंड एक्सक्लूडिंग बोनस एक्सक्लूडिंग राइट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर करंट ईयर में आपको बोनस और राइट मिला था और करंट ईयर में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो एक्सक्लूडिंग बोनस एंड राइट इशू आपके नंबर ऑफ शेयर्स पर कैलकुलेट होगा। पर अगर इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है और वो भी बोनस और राइट इशू के बाद मिल रहा है तो इंटरिम डिविडेंड भी बोनस और राइट इशू के ऊपर भी मिलेगा, याद रखना, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है और जो नॉर्मल डिविडेंड दिया जाता है वो लास्ट ईयर का होता है। लास्ट ईयर को कंपनी ने बोनस और राइट इशू नहीं किया था। तो याद रखना इंटरिम डिविडेंड इंक्लूडिंग बोनस और राइट इशू पे मिलेगा और
नॉर्मल डिविडेंड बोनस और राइट इशू को हटाकर मिलेगा अगर करंट ईयर में बोनस और राइट इशू दिया गया है तो। ठीक है। रूल नंबर 6, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अब मान लो आपको डिविडेंड रिसीव हो गया, उसका करोगे क्या? आपको ये पहचानना है कि आपका डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का है कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है। अगर आपका डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का है तो आप उस डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से हटाओगे, मतलब आप उसको डिविडेंड कॉलम में नहीं ले जाओगे, आप क्रेडिट साइड में डिविडेंड कॉलम में न ले जाके आप अमाउंट कॉलम में ले जाओगे। पर अगर आपको पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है तो आप उसको डिविडेंड कॉलम में ले जाओगे, अमाउंट कॉलम में नहीं ले जाओगे। अब मैं आपको यहां पर एक हिंट बता रहा हूं। जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स पड़े थे 10,000 और हमने करंट ईयर में 5,000 शेयर्स और परचेस किए, कुल मिला के हो गए 15,000। अब मुझे डिविडेंड मिला 15,000 शेयर्स के ऊपर। करंट ईयर में मैंने नंबर ऑफ, फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास ओपनिंग शेयर्स थे 10,000, मैंने करंट ईयर में 5,000 शेयर्स परचेस किए, कुल मिला के हो गए 15,000। करंट ईयर में मुझे डिविडेंड मिला, जो करंट ईयर में मुझे डिविडेंड मिला होगा वो डेफिनेटली पिछले साल का होगा, नॉर्मल डिविडेंड, ये इंटरिम डिविडेंड नहीं है, पिछले साल का होगा। तो जो ये पिछले साल का मुझे डिविडेंड मिला है, मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा पास ओपनिंग शेयर्स रखे हुए हैं उनके ऊपर जितना भी डिविडेंड आ रहा है वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन, वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है। ठीक है, वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है। 1 सेकंड, कहां गया? ये रहा, वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है। जितना भी मुझे ओपनिंग के ऊपर मिला है, जितना भी मुझे ओपनिंग शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला है वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है, क्योंकि मैंने ओपनिंग शेयर से मतलब मैंने पिछले साल ही खरीद लिए थे, उनके ऊपर मुझे डिविडेंड मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है, वो मेरा P&L में जाएगा। और जो शेयर्स मैंने करंट ईयर में परचेज किए हैं, जो 5,000, उनके ऊपर जो मुझे डिविडेंड मिला है वो मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड लास्ट ईयर का है जबकि मैंने शेयर खरीदा है करंट ईयर में। तो याद रखना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड कौन सा होता है? वो डिविडेंड उन शेयर्स पे जो शेयर्स आपने करंट ईयर में ही खरीदे हैं जबकि डिविडेंड आपका लास्ट ईयर का है, तो वो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और आप उसकी वैल्यू को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से रिड्यूस करोगे, क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट कॉलम में, अमाउंट कॉलम में से हटाओगे। रूल नंबर 7, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये आपको सबको पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। जब आप इंटरेस्ट की वर्किंग करोगे, कैलकुलेशन करोगे, डिविडेंड की वर्किंग करोगे, आपको वो फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू पे निकालना है, आपको वो कॉस्ट पे नहीं निकालना है। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 7 हो गया। रूल नंबर 8 पे आते हैं। इफ इन एनी क्वेश्चन कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन, वी शैल ऑलवेज रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस बिकॉज एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज द रियल मार्केट प्राइस। रिकॉर्ड द इंटरेस्ट पेड सेपरेटली थ्रू P&L। आपने डिबेंचर परचेज किए कम राइट प्राइस पे, मान लीजिए कम राइट प्राइस था 102 रुपीज पर डिबेंचर। आपको इसमें ये चेक करना है कि 102 में इंटरेस्ट अमाउंट कितना शामिल है। मान लीजिए 3 रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट शामिल है, तो 102 में से 3 रुपए गया तो कितना बचा? 99 पे आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है अमाउंट कॉलम में, और बाकी 3 रुपीज आपको इंटरेस्ट कॉलम में डालना है। मतलब आप कभी भी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो कम राइट प्राइस या एक्स राइट प्राइस पे, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे एक्स राइट प्राइस पे, और जो आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आप इंटरेस्ट कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। रूल नंबर 9, ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि परचेज के टाइम पे, सेल के टाइम पे हमें ब्रोकरेज पे करना होता है। ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने जिस दिन इन्वेस्टमेंट खरीदा मैंने ब्रोकरेज भी दिया, तो आउटफ्लो, दोनों आउटफ्लो है। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो आउटफ्लो हुआ, मैंने ब्रोकरेज पे किया तो आउटफ्लो हुआ, तो ब्रोकरेज को मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ सेल शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्रोसीड। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो मुझे पैसा आया, पर मैंने ब्रोकरेज दिया तो एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है, तो नेट ऑफ करके आप सेल को दिखाओगे। तो सेल के केस में ब्रोकरेज को माइनस करेंगे, परचेज के केस में ब्रोकरेज को प्लस करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 10, वी शुड ऑलवेज रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज एट एक्विजिशन कॉस्ट, नॉट एट फेस वैल्यू। अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट को आप एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, फेस वैल्यू पे नहीं। पर हाँ, कभी कभार ये होता है कि हमें कॉलम जो बनाने पड़ते हैं उसमें नंबर्स फेस वैल्यू और अमाउंट का बनाते हैं, तो अमाउंट में जो आएगा उसमें कॉस्ट वैल्यू आएगी और फेस वैल्यू में आप कुछ भी लिखो। बेसिकली फेस वैल्यू का कॉलम अलग से बना रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट पे ही। अच्छा, रूल नंबर 11, when the pre-acquisition dividend is received and credited to investment account, when the pre-acquisition dividend is received and credited to, मैंने आपको बोला था कि pre-acquisition dividend आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से माइनस होता है, then the shares are sold। अच्छा, अब देखो, आपको pre-acquisition dividend मिला, आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस कर दिया, ठीक है। अब वही शेयर्स आपने आगे चल के बेचे, अब आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। देन to calculate the gain loss on sale, the average cost per share will be calculated after deducting pre-acquisition dividend from cost। क्या होगा? कुछ ऐसा हो सकता है, आपने ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, ये अमाउंट कॉलम है,
आपका ये बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का। और जो आपका डिविडेंड था, ठीक है ना, बाय डिविडेंड आपको जो मिला बैंक के थ्रू, तो आपने यहां पर नोट कर लिया। अब आपने इन शेयर्स को आगे चल के बेच दिया, तो बेचने के लिए हमें गेन और लॉस निकालना है। गेन और लॉस के लिए हमें चाहिए सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट लगती है, मैंने आपको बताया था, हो सकता है शेयर्स हमने 2-3 बार खरीदे होंगे। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए अमाउंट जो भी आपने परचेज किया था माइनस डिविडेंड करना पड़ेगा। मतलब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको डिविडेंड का अमाउंट पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर एवरेज कॉस्ट निकलेगा। ये बताया गया है इस रूल नंबर 11 में, ठीक है। ऐसा आपको एक आध क्वेश्चन में मिल जाएगा। रूल नंबर 12, to calculate brokerage we have to make calculation on actual cost always, not on face value if nothing is mentioned in the question। सर ब्रोकरेज किस पे निकलेगी? ब्रोकरेज भी आपकी फेस वैल्यू पे नहीं निकलेगी, ब्रोकरेज आपकी कॉस्ट पे निकलेगी। अब यहां पर बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ब्रोकरेज हम एक्स प्राइस पे निकालें कि कम राइट प्राइस पे निकालें। अब इसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस में लिखा होता है, पर अगर नहीं लिखा है तो आप एक्स राइट प्राइस पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप एक्स राइट प्राइस पे निकाल सकते हो। सर कम राइट प्राइस पे नहीं निकाल सकते बेटा, एक क्वेश्चन में तो कम राइट प्राइस पे भी निकाला है, तो मैं ऐसे केस में बोलूंगा कि आप तो इंस्टीट्यूट का प्रॉपर फॉलो करो। अगर उन्होंने कम राइट प्राइस पे निकाला तो आप कम राइट प्राइस पे निकाल के आप नोट लिख के आ जाओ, ठीक है। फिर रूल नंबर 13, in case of debentures or bonds while sale of these securities to calculate gain or loss on sale always compare x interest purchase with x interest sale after adjusting brokerage। हाँ, आपने डिबेंचर खरीदा था, आपने 102 पे खरीदा था कम राइट प्राइस पे, रिकॉर्ड किया था आपने 99 एक्स राइट प्राइस पे। जब आपने यही सेम डिबेंचर बेचा तो आपने बेचा भी कम राइट प्राइस पे, ठीक है ना, बेचा भी आपने कम राइट प्राइस पे। याद रखना, जब भी आपको गेन और लॉस निकालना है आप एक्स राइट परचेज वैल्यू को कंपेयर करोगे एक्स राइट सेल वैल्यू से। मतलब एक्स्ट्रा आपने परचेज करते वक्त इंटरेस्ट पे किया होगा, सेल करते वक्त इंटरेस्ट रिसीव जरूर किया होगा, पर गेन और लॉस निकालने के लिए आपको सेल और परचेज दोनों की एक्स राइट प्राइस कंपेयर करनी है, ये याद रखना, ठीक है। गेन और लॉस के लिए एक्स राइट सेल वैल्यू माइनस एक्स राइट परचेज वैल्यू, ठीक है। और ब्रोकरेज का तो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया कि सेल में से ब्रोकरेज माइनस होगा, परचेज में ब्रोकरेज प्लस होगा। सो गाइज दीज वर द इंपॉर्टेंट रूल्स। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूं इस इन्वेस्टमेंट पे। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे आई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ एक और बता दूं कि सीए फाइनल वालों का जो एग्जाम हुआ था उसमें मालूम पड़ा है जनरली सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, सभी सेंटर्स पर प्रॉपर केयर किया गया है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किया गया है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की गई है। ये मालूम पड़ा कि एक बेंच छोड़कर, मतलब एक सीट छोड़कर बच्चों को बिठाया जा रहा है। एक रूम में अगर मान लो 30 बच्चों की कैपेसिटी है तो वहां पर 15 बच्चों को बिठाया जा रहा है। उनमें से भी बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया है, तो इसीलिए बच्चे वैसे भी कम बैठे हैं। जनरली मुझे ऐसा सुनने को मिला। हालांकि एक बच्ची है जिसने मुझे, कोलकाता की कोई स्टूडेंट है, उसने बताया कि सर हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, सारे बच्चों को एक साथ बिठाया गया है, वहां पर कोई फॉलो नहीं हो रहा है, नो सैनिटाइजेशन, इवन जो वहाँ जो इन्विजिलेटर वगैरह थे वो भी बिना मास्क के थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। आई होप ये चीज़ को सुधारा जाएगा अगली बार। बाकी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, तो दिल खोल के जाओ, पेपर पहला पेपर दे दो, ऑप्ट आउट का मत सोचो फिलहाल। पहले पेपर अगर बहुत ही खराब चला जाए, ऑप्ट आउट का ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। फीडबैक जरूर देना आपका पेपर कैसा रहा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा चार्ट रिवीजन वीडियोस देख सकते हो मेरे यूट्यूब पे, एएस के और बाकी मैराथन के चार्ट रिवीजन वीडियोस और अदर वीडियोस आपके पड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।